बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। चलिए आज हम आपकी क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर करते हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है बच्चों? मतलब यहाँ पे हम उन सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो लिविंग है। ठीक है, अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो वो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे कोल्ड माउंटेन्स पे भी मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट पे भी मिलते हैं, कुछ ओशियंस में है, फ्रेश वाटर में है, लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स, बहुत अलग अलग जगह पे हमें ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोई गैलपिंग हॉर्स है, माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अटैकिंग शार्क है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी मिल रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के भी मिल रहे हैं। हॉर्सेस हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपस में कन्फ्लिक्ट के साथ भी रहते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है बच्चे? फाइट भी करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कॉपरेशन के साथ भी रहते हैं। कॉपरेशन का मतलब कि एक दूसरे की हेल्प करके रहते हैं एक ही कम्युनिटी में। ठीक है, एक ही पॉपुलेशन बहुत सारे तरह से रह सकती है, कन्फ्लिक्ट करके भी रहती है और कॉपरेशन में भी रहती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक सेल की बात करें, उस सेल के अंदर भी बहुत सारा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, यही सब मिलके एक्चुअल में क्या बनाते हैं? लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है कि लिविंग क्या है एज अपोज टू नॉन लिविंग। ठीक है, कि लिविंग कैसे है, क्या है, और नॉन लिविंग क्या है, हमको कैसे पता, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और सेकंड है एक फिलोसफिकल वन, जो क्या है कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम जिंदा क्यों हैं या फिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो बेसिकली अगर हम साइंटिस्ट हैं, हम साइंस से डील कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे व्हाट इज लिविंग, किस चीज को हम बेसिकली लिविंग मानते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है अब हमारे पास, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जब भी हमने बच्चों कोई भी टॉपिक पढ़ना है, हम हमेशा क्या करेंगे, उस टॉपिक को, उसकी हेडिंग को हमेशा तोड़ के पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम बोल रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम अपने आसपास देखें, हम देखेंगे वहां पे बहुत सारी लार्ज वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, मैं अपने आसपास देखूं तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे आसपास डिफरेंट डिफरेंट पॉटेड प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स होंगे उनके ऊपर, बर्ड्स होंगे, पेट्स होंगे जो हम घर पे रखते हैं, या कोई और एनिमल्स या फिर प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आसपास अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, जो बहुत छोटे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो बहुत ज्यादा माइन्यूट है, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, अभी भी हो सकता है मेरे आसपास एयर में बहुत सारी जगह पे बैक्टीरिया होगा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसका साइज जो है बहुत ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, अब अगर हम उसका एरिया इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर मान लो जब जहां मैं रह रही हूँ, मैं अपने घर के आसपास देख रही थी, तो मुझे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं एरिया बढ़ा दूं, पूरे शहर की बात करूं, ठीक है, तो वहां पे जो वैरायटी होगी ऑर्गेनिजम्स की, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अपने घर से बाहर जाऊंगी, घर के पास जो पार्क है, सड़क है, या फिर पूरे शहर में अगर मैं बात करूं, तो मुझे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो रोड साइड लगे हुए हैं, या फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट को विजिट करें, ठीक है, किसी फॉरेस्ट में जाएंगे, तो वहां पे हमें और तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उन प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करने वाले और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, हमारा तो वहां पे जो डाइवर्सिटी है और ज्यादा बढ़ जाएगी।
Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. अब ये species क्या होगी बच्चों? जो हर एक तरह का मुझे different plant देखने को मिल रहा है, different organism देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? एक species. मान लो मैं गार्डन में गई, ठीक है, गार्डन में मैंने वहां पे देखा different varieties हैं, ठीक है, different तरह के प्लांट है. मान लो एक रोज था वहां पे, एक हिबिस्कस था, हिबिस्कस का प्लांट था, और एक जैस्मिन का प्लांट था, ठीक है. बोलने को तो सारे प्लांट्स हैं, लेकिन वो क्या थे? रोज एक अलग तरह का प्लांट है, हिबिस्कस एक अलग तरह का प्लांट है, जैस्मिन एक अलग तरह का प्लांट है. तो हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज स्पीशीज, ठीक है. तो ये एक स्पीशीज होगी, ये सेकंड होगी और ये थर्ड होगी. तो स्पीशीज का सिंपली मतलब कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल और ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पीशीज. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. जो हमने आज तक जो साइंटिस्ट ने स्पीशीज डिस्कवर की हैं उनका नंबर कितना बच्चे? 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख स्पीशीज हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं. इसी को हम और क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या बताया? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बायो का मतलब क्या हो गया? लिविंग. तो कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, क्या उनका नंबर है, दैट इज नोन एज द biodiversity. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. अब ये जो नंबर है हमारे पास, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन. ये नंबर किसका है? जो स्पीशीज हम डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है. जैसे जैसे हम न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे या फिर पुराने वालों को भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे और न्यू ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं. ये नंबर हमें ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि अर्थ के ऊपर सिर्फ इतनी स्पीशीज है. ये नंबर क्या बता रहा है कि इतनी स्पीशीज को हम डिस्कवर कर चुके हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं हमारी अर्थ पे जो कि हम लोग अभी तक डिस्कवर ही नहीं कर पाए. और कई तो ऐसी स्पीशीज भी हैं डिस्कवर होने से पहले क्या होगी? एक्सटिंक्ट होंगी, ठीक है, खत्म हो चुकी है वो. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. ठीक है, अभी हमने बताया कि जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, उसमें millions of plants and animals हैं. We know the plants and animals in our own area by their local names. अब वो जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं हमारे डिफरेंट जगह पे, जहां पे मैं रह रही हूँ, हो सकता है मैं उसको किसी और नाम से बुला रही हूँ. तुम लोग जहां पे रह रहे हो सकता है तुम लोग उसी सेम प्लांट को या एनिमल को किसी और नाम से बुला रहे हो, ठीक है. प्लांट है, जो एनिमल है वो सेम है. सिर्फ मैं जहां पे रह रही हूँ, लेट से कोई पंजाब का है तो वो उसको किसी पंजाबी में कुछ और नाम दे रहा होगा. कोई पर्सन साउथ इंडियन है तो वो क्या होगा? उसी सेम प्लांट या एनिमल को किसी और नाम से जानता होगा. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है. अगर नॉर्थ ईस्ट साइड चले जाएं तो वहां पे कुछ और नाम हो जाएगा. तो ये जो लोकल नेम्स होते हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं. हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं. इवन विद इन अ कंट्री, एक ही कंट्री में हो सकता है ना, जैसे पंजाब में उसको कुछ और बोल रहे हैं, साउथ इंडिया में केरला में हो सकता है कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है. गुजरात में चले गए वहां पे कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है. तो विद इन अ कंट्री क्या है? उसी एक पर्टिकुलर प्लांट के या एनिमल के डिफरेंट नेम्स हैं. पंजाबी में कुछ और बोल देंगे, गुजराती में कुछ और बोल देंगे, कन्नड़ में कुछ और बोल देंगे, ठीक है. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. Let's say, ठीक है, कोई प्लांट है, इसकी कोई डिश है जो कि साउथ इंडिया में बनती है, ठीक है. किसी पर्टिकुलर प्लांट से कोई डिश बन रही है साउथ इंडिया में. अब वो साउथ इंडियन डिश थी जो किसी पंजाबी ने सोचा, उसने जब साउथ इंडिया गया था कि बड़ी स्वाद है, मैंने वो बनानी है. अब उन्होंने वहां का जो लोकल नेम था वो बता दिया कि ये डिश का नाम है, ये इस प्लांट से बनती है, बना लेना, ठीक है. अब वो पंजाब में गया, वहां पे जाके जब उसने उस प्लांट को ढूंढा, उसको वो प्लांट ही नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो नाम साउथ इंडिया में यूज हो रहा था वो पंजाब में तो यूज ही नहीं हो रहा. तो जहां वो नर्सरी में गया, जिस सब्जी वाले के पास जहां भी गया उस प्लांट को ढूंढने, उसको वो प्लांट नहीं मिला. तो वो कंफ्यूजन क्या हुई? क्योंकि वो लोकल नेम था.
अब वहां पे जो साउथ इंडिया में रहते थे उन सबको तो पता था वो किस प्लांट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसने वहां पे पंजाब में जाके उस नाम से उस प्लांट को ढूंढने की कोशिश की, उसको नहीं मिला। तो वो एक्चुअली में क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म तो वहां भी मिल रहा था, सिर्फ उस नाम के कारण वहां पे क्या होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली मान लो कोई मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। अब अगर वो मेडिसिनल प्लांट किसी पंजाबी के पास है, ठीक है, उसको पता है कि हाँ इससे ये डिजीज क्योर होती है, अब उसने वो अपने किसी साउथ इंडियन फ्रेंड को बता दिया, किसी गुजराती फ्रेंड को बता दिया कि इस प्लांट को ऐसे यूज करने से जो तुम्हारे डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। उसको प्लांट तो बता दिया, लेकिन उसको नाम पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा वो प्लांट क्या है, तो वो अपनी डिजीज कैसे ट्रीट करेगा। इसीलिए हमें जरूरत क्या है, इन नेम्स को स्टैंडर्डाइज करने की। स्टैंडर्डाइज करने से क्या होगा कि जो कंफ्यूजन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन क्या थी कि हमको वो ऑर्गेनिज्म ही नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसका नाम वहां पे कुछ और था, जहां हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करने से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जो वो पर्टिकुलर प्लांट है या जो पर्टिकुलर एनिमल है, उसका सेम नेम हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम कहीं पे भी चले जाएं, इंडिया में है, यूएस में है, जर्मनी में है, कनाडा में है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम रहेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारी कंफ्यूजन है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को लेके, कि हम आपस में एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है, जो एक दूसरे को बता पाए उन ऑर्गेनिजम्स के यूजेस या फिर जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो सब आपस में डिस्कस कर पाए, उसी के लिए हमें जरूरत क्या आती है कि हम उनके नेम्स को स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या हो गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम होगा। Obviously, nomenclature or naming is not possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. अब मान लो हमने कोई नाम रखना है, ठीक है, कोई प्लांट है या फिर कोई एनिमल ले लो, उसका हमने कोई नाम रखना है, ठीक है, कोई स्टैंडर्डाइज नेम रखना है, नेमिंग करनी है। पर नेमिंग करने से पहले मुझे क्या पता करना होगा, उसको एनिमल को भी तो आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसी थोड़ी ना कोई ऑर्गेनिज्म देखा हमने उसका नाम रख दिया, उसके हमें कैरेक्टर्स भी तो पता होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए वो क्या ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, तभी हम उसका नेम रख पाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हमने नेम रखना है, नेम रखने के लिए पहले हमें उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पढ़ने होंगे, उसको आइडेंटिफाई करना होगा वो क्या है, वो एनिमल है, वो प्लांट है, तब हम उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखेंगे। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. अब इसको easy करने के लिए क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो जो प्रोसीजर है उसको सारे के सारे बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को नाम देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स की बात करें तो उसका क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, प्लांट्स के लिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इससे क्या इंश्योर हो रहा है कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं, जो हर ऑर्गेनिज्म है उसके पास सिर्फ एक ही नाम होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका सेम नेम होगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. अगर अब मैं किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी प्लांट को डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है, अब वैसी बात ले लेते हैं, कोई जो डिश थी, ठीक है, जिस प्लांट से हम बना रहे थे, अब हम उस प्लांट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जो साउथ इंडियन है वो भी उसी नाम पे पहुंचेगा, वो भी उसी प्लांट को उसी नाम से जानता है, क्योंकि अब जो पंजाबी है जिसने वो डिश बनानी थी वो भी उसी नाम से जानता है। तो फायदा क्या हुआ इसका, कि जब मैंने उस प्लांट को डिस्क्राइब किया, उसके लीव्स ऐसे है, उसके फ्लावर्स ऐसे है, उसकी स्टेम ऐसी है, तो जो दोनों थे, ठीक है, जो दोनों डिफरेंट पार्ट्स में रह रहे थे इंडिया के, वो दोनों सेम ही नेम पे कंक्लूड कर रहे हैं। They also ensure that such a name has not been used for any known organism. और हमने ये भी इंश्योर करना है कि वो नाम किसी और का नहीं होना चाहिए, वरना फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी।
ठीक है, एक ही नाम अगर दो प्लांट्स का होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस पर्टिकुलर प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने ये भी मेक श्योर करना है कि वो जो नेम है सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये जो हम साइंटिफिक नेम्स की बात कर रहे हैं हर ऑर्गेनिज्म को देने की, उसके लिए क्या क्या कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। जब भी हम कोई भी साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, टू वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, जेनेरिक नेम, एंड सेकंड वर्ड क्या आ जाएगा, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो कोई नाम है दो वर्ड से बन रहा है, टू कंपोनेंट से बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू। ठीक है, तो कोई भी जो साइंटिफिक नेम है दो कंपोनेंट्स का होगा। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, जेनेरिक नेम, और दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। ठीक है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट अब यूज करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ठीक है, ये जो नेमिंग सिस्टम था बहुत इजी लगा, सबको इजी था, इसीलिए सारे के सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर को ही यूज करते हैं। अगर हम कैरोलस लीनियस की बात करें तो उनका पुराना नाम क्या था, कार्ल वॉन लिन। ठीक है, तो इनका खुद का जो नाम था 3 वर्ड्स का था। ठीक है, इन्होंने जो हमें प्रोसीजर दिया हर ऑर्गेनिज्म को नेम देने का, वो 2 कंपोनेंट्स का दिया। ठीक है, तो ये तो फिर वही बात हो जाती, सब उनको बोलते कैरोलस लीनियस को कि खुद का तो आपका नाम 3 वर्ड्स का है, और जो आप हमें रूल दे रहे हैं, जो रूल्स दे रहे हैं, प्रिंसिपल्स दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करने का, वो 2 नेम्स का दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुद का भी नाम चेंज करके क्या रख लिया था, कैरोलस लीनियस। ठीक है, जो आज के टाइम पे हम उनको जानते हैं उनका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस। चलिए अब इन रूल्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंगो। ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि जो भी नोमेनक्लेचर होगा साइंटिफिक, उसमें 2 वर्ड्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा, दैट इज जीनस, और जो दूसरा वर्ड होगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्पीशीज। ठीक है, कोई भी जो साइंटिफिक नेम है वो 2 वर्ड्स का बनेगा। फर्स्ट इज जीनस, तो मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी पर्टिकुलर स्पीशीज, और अ स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पीशीज को हम और क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स और क्या क्या है इसमें, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ठीक है, ये जो भी बायोलॉजिकल नेम होगा ये किस में होता है, हमेशा दे आर ऑलवेज इन लैटिन। लैटिन में ही हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज डेड लैंग्वेज। ठीक है, जो भी नाम रखते हैं, ये मैंजीफेरा है, जो इंडिका है, ये कौन से वर्ड्स हैं, लैटिन। लैटिन क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ डेड लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, जब भी बुक में वो टाइप होती है, ठीक है, जब भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो हमेशा इटैलिक्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंजीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम में, ये इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब कि थोड़ा इसको टेढ़ा करके लिखते हैं। जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा इनको अंडरलाइन करेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। अगर ये टाइपिंग फॉर्म में है, टाइप फॉर्मेट में होगा, then it should be in italics like in books। ठीक है, बुक्स में जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं वो हमेशा इटैलिक्स में होते हैं। अगर हैंड रिटन होगा जैसे हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, दे आर अंडरलाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है मैंजीफेरा इंडिका को, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये लैटिन में है और ये इनके साइंटिफिक नेम्स है। जब हमने उनको टाइपिंग फॉर्मेट में लिखा तो वो कैसे हैं, दे आर इन इटैलिक्स। ठीक है, थोड़े टेढ़ा करके लिखते हैं। और ये याद रखना, इन दोनों को कभी भी ऐसे हम इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करेंगे, हमेशा दोनों को ऐसे अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, ये नहीं मैंने मैंजीफेरा इंडिका को इकट्ठा अंडरलाइन कर दिया, हम हमेशा उनको क्या करेंगे, अलग अलग करके अंडरलाइन करेंगे। दे आर लैटिनाइज्ड
और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, जो बायोलॉजिकल नेम है या तो हम उनको लैटिनाइज कर देंगे अगर वो लैटिन में नहीं है, या फिर उनको हम लैटिन से ही लेते हैं। The first word in a biological name represents the genus। जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज को। ठीक है, दो वर्ड्स का है, फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकंड वर्ड इज स्पीशीज। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined। ठीक है, जब भी हम दोनों वर्ड्स को लिखते हैं when handwritten, हमने क्या किया, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया। सेपरेटली वर्ड पे फोकस करना है, इकट्ठे अंडरलाइन करोगे तो गलत होगा। हमने हमेशा दोनों को ही क्या करना है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। और जब प्रिंटेड फॉर्म में होगा, टाइपिंग फॉर्म में होगा, तो क्या करेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। ये क्या शो करेगा कि वो लैटिनाइज्ड वर्ड्स हैं, लैटिन से आए हैं। The first word denoting the genus starts with a capital letter। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का that is M, ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल, while the specific epithet starts with the small letter। जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो छोटा है, सिर्फ फर्स्ट वर्ड जीनस का कैपिटल होगा, उसके अलावा जितने भी सारे वर्ड्स हैं सब क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले ली हमने मैंजीफेरा इंडिका की, तो मैंजीफेरा इंडिका को हम कैसे लिख रहे हैं, दो वर्ड्स हैं मैंजीफेरा इंडिका, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया है, और जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का दैट विल बी कैपिटल। स्पीसीज का हमेशा फर्स्ट वर्ड क्या होगा, स्मॉल लेटर। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जो ऑथर का नेम है वो हमेशा किसके बाद आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट में। जैसे जो मैंजीफेरा इंडिका था उसको नाम किसने दिया था, डिस्क्राइब किसने किया था, लिनियस ने। हम क्या करेंगे, इसके पीछे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होगी, लिन। अब इसको हमने अंडरलाइन नहीं करना है। अंडरलाइन क्या होता है, सिर्फ बायोलॉजिकल नेम, जो ऑथर का नाम है उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका नाम थोड़ी ना लैटिन से आया। ठीक है, हम अंडरलाइन क्यों कर रहे थे, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, उनके लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए अंडरलाइन कर रहे थे। जो पीछे ऑथर का नेम है दैट विल नॉट बी अंडरलाइन। ठीक है, तो मैंजीफेरा का साइंटिफिक नेम हम पूरी तरह से कैसे लिख देंगे, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, एक जीनस है, एक स्पीशीज है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दोनों को हमने सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, और एंड में जो ऑथर थे उनके नेम को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, लीनियस। Now, since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called as classification। अभी हमने पढ़ा था कि जो स्पीशीज हैं, ठीक है, पूरे अर्थ पे जो स्पीशीज मिल रही है उनका नंबर कितना, 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है। अगर हमने इनको पढ़ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी इंसान इन सारी की सारी स्पीशीज को अपने लाइफ टाइम में नहीं पढ़ सकता। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए, इजी करने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, हम उन सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देंगे, कन्वीनियंट करेक्टर्स में डाल देंगे, उनके करेक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, जो सिमिलर करेक्टर्स होंगे उनको हम एक ग्रुप बना देंगे, उनको एक ग्रुप बना देंगे जिसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जैसे हम एक इजीली ग्रुप की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। जब मैं प्लांट्स की बात करती हूँ, ठीक है, प्लांट्स कितने सारे तरह के हैं अर्थ पे, लेकिन जब भी हम प्लांट की बात करते हैं तो हमें एक जनरल सा आइडिया हो जाता है कि कोई भी जो एक हायर प्लांट होगा, जो फ्लावरिंग प्लांट होगा, उसके पास स्टेम होगी, लीव्स होंगे, रूट्स होंगे, अपने फ्लावर्स होंगे। जनरल से तो यही करेक्टर है ना, पर इसको इतना जनरल करेक्टर पढ़ने के लिए आप लोगों ने 100, 200, 400, 500 प्लांट्स को तो नहीं स्टडी किया। ठीक है, हमें कैसे पता इतने सारे डिफरेंट ट्रीज के करेक्टर्स, क्योंकि हमने उनको एक कॉमन कैटेगरी में रख दिया। सिमिलरली डॉग्स हैं, कैट्स है, इंसेक्ट्स है, ये सब के हमने एक इजीली रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप्स बनाए हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group। जैसे मैंने प्लांट की बात की, अब वो प्लांट कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी ट्री हो सकता है, जैसे बनियान है वो,
पीपल हो सकता है, ठीक है, मैंगो का ट्री हो सकता है, जामुन हो सकता है, किसी भी चीज का वो ट्री है, ठीक है, मैंने बोला ट्री। तो तुम लोगों को ट्री वर्ड से क्या पता चल गया कि उसके पास एक स्टेम होगी, उसके लीव्स होंगे, उसकी रूट्स होंगे, उसके ऊपर फ्रूट्स लगे होंगे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे। तुमको कॉमन सी एक इमेज आ गई ना हमारे सामने। लेट्स से मैंने डॉग बोला, ठीक है, तो तुम्हारे सामने जो दिमाग में इमेज आएगी वो डॉग्स की आएगी, किसी कैट की थोड़ी ना आएगी, ठीक है। सिमिलरली वी थिंक ऑफ एल्सेटियंस। एल्सेटियंस क्या होता है? जर्मन शेफर्ड, ठीक है, तो सबने वो देखा ही है, ठीक है, तो उसकी ही इमेज आएगी ना दिमाग में, ठीक है, तो जनरल सा आइडिया आ गया एक बार हमको। सिमिलरली मैमल्स बोलते हैं तो हमें दिमाग में आएगा, हाँ उनके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, बॉडी हेयर्स होंगे, तो वो क्यों आ जाएंगे? मैमल्स है। लाइक प्लांट्स की बात करें, अगर मैं वीट की बात करूं, कनक की बात करें, तो सबके दिमाग में वीट प्लांट ही आएगा, राइस थोड़ी ना आएगा, और प्लांट आएगा। Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, ये सब के कैटेगरीज हैं, ठीक है, ग्रुप है। वीट के अंदर सारे वीट प्लांट्स रख दे, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स रख दे, कैट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटीज है, स्पीशीज है कैट्स की, वो रख दी। तो ये जो एक ग्रुप हम बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, इसको साइंटिफिकली क्या बोला जाता है? टैक्सा, ठीक है। जो ग्रुप बनाया उसको साइंटिफिक टर्म में हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. अब ये जो taxa है वो different different level पे categories को indicate कर सकते हैं। Plants भी एक taxa है, अब plant के अंदर wheat होते हैं, वो भी एक group है, ठीक है। जैसे plants है, पहले हमने plant की बात की, अब plant के अंदर different different plants है, उनमें से एक plant है wheat, ये भी एक taxa है और ये भी एक taxa है। Similarly मैं animals की बात करूं, ठीक है, एनिमल्स में डॉग्स आते हैं, तो एनिमल्स भी एक टैक्सा है, डॉग्स भी एक टैक्सा है। तो वो जो टैक्सा है वो इस लेवल पे भी है, इस लेवल पे भी है, इसके नीचे होगा तो उस लेवल पे भी है, इसके ऊपर है तो उस लेवल पे भी है। टैक्सा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सब टैक्सा है, ठीक है। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के टैक्सा हो गए। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स ये सारे अलग लेवल पे जो टैक्सा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. अब जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके करेक्टर्स के बेस पे, उनके करेक्टर्स देख के कि कैसे हैं वो, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनमी, ठीक है। लेट्स से तुम लोग लाइब्रेरी गए, ठीक है, कोई बच्चा था उसने अपनी प्रिपरेशन करनी थी तो वो कहाँ गया? लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी। एक क्लास 11 नीट का स्टूडेंट था, ठीक है, उसने सोचा आज मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा। तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होंगी? अब लैक्स ऑफ बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं। उसने वहां पे क्या करना है? जाके क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी को ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेगा? अब इतनी सारी बुक्स हैं, वो एक एक बुक को जाके तो नहीं देखेगा ना एनसीईआरटी को ढूंढने के लिए। तो वो क्या करेगा? वहां पे लाइब्रेरी के अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, लेट्स से क्लासेस के बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास 1 है, 2, 3, 4, 5। तो वो क्या करेगा? जहां पे क्लास 11 है वहां चला गया। अब वो क्लास 11 के अंदर भी डिफरेंट सेक्शंस होंगे, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है सेम लेवल पे, उसमें भी अब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। अब उसके बाद वो कहाँ गया? साइंस वाले सेक्शन में चला गया। अब साइंस में भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, एक नीट, एक मान लो आईआईटी का सेक्शन है, आईआईटी जेई का, ठीक है, तो वो नीट वाले सेक्शन में चला गया। अब नीट में फर्दर 3 बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, फिर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में वो कहाँ चला गया? बायो में चला गया। उसमें फर्दर अलग अलग बुक्स होंगी, क्लास 11 की भी है, क्लास 12 की भी है, तो 11 में चला गया। तो मतलब ये क्या हुआ? अब मानो उस बच्चे ने इन लाखों बुक्स में से हमने ऐसी रैंडमली प्लेस की होती, उसने यहाँ पे जाके क्लास 11 की एनसीईआरटी ढूंढनी थी, क्या उसके लिए पॉसिबल था? वो ढूंढ पाता? नहीं पॉसिबल था। उसको इजी करने के लिए लाइब्रेरी में क्या हुआ?
डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग बुक्स कैटेगराइज की गई, फिर उस क्लास में भी स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दी। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ, उसने जो ये एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी थी क्लास 11 की एनसीईआरटी बायोलॉजी, वो ढूंढ पाया। ठीक है, यही प्रोसेस हमारे पास किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिजम्स का नंबर कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। तो अगर अब हमने इतने साइंस में से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, इसी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज बना देते हैं। जैसे लाइब्रेरी में क्लास के अकॉर्डिंग कैटेगरीज बन गई, फिर उस क्लास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी बन गई। तो वैसे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा बना देंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना देंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनमी। ठीक है, टेक्सोनमी के लिए हम क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस को देखेंगे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखेंगे ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को स्टडी करके हम क्या करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टेक्सा में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, हेंस कैरेक्टराइजेशन, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। जब भी हम taxonomy की बात करते हैं, taxonomy मतलब organisms को different different taxa में रखना। अब मैंने कोई plant देखा या कोई animal देखा, अब मुझे क्या पता उसको मैं कौन से taxa में रखूं, कैसे पता चलेगा, पहले हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स देखेंगे, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि किससे मिलजुल रहे हैं। ठीक है, कौन से प्लांट के साथ मिल रहे हैं वो, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में रखेंगे और फिर उसको नेम देंगे। ये सारे प्रोसेसेस किसके लिए हैं, टेक्सोनमी में। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी सीक्वेंस में होता है। जब भी हम टेक्सोनमी की बात कर रहे हैं उनका ये सीक्वेंस फिक्स है, पहले कैरेक्टराइजेशन होगी, कैरेक्टर्स देखे जाएंगे, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, थर्ड इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर। ये प्रोसेस हमने इसी तरह से याद करना है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अगर अब हम टेक्सोनमी की बात करते हैं तो टेक्सोनमी कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आज के टाइम पे हमने यूज किया है, हमेशा से ही जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि हमने कैसे कैसे उनको क्लासिफाई करना है वो चेंज होता रहा। पहले ह्यूमंस क्या करते थे, उनको अपने यूज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते थे। ठीक है, जैसे क्या किया, फूड के लिए डिफरेंट ग्रुप बना दिया, जैसे जिससे हमें फूड मिलता है। ठीक है, वीट है, राइस है, मिलेट्स है, उनको एक डिफरेंट टेक्सा में रख दिया कि ये फूड क्रॉप्स हैं। जिनसे क्लोथिंग मिल रही है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, जिससे शेल्टर मिल रही है, लकड़ी मिल रही है हमको, तो उन्होंने अपने यूज के अकॉर्डिंग प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई थी वो यूजेस के बेसिस पे ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुई वो हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई थी वो सिंपली ह्यूमंस ने क्या किया, जैसे जैसे वो प्लांट्स को यूज करते थे जिस जिस पर्पस के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दी। फूड के लिए यूज कर रहे हैं तो फूड क्रॉप्स होगी, क्लोथिंग के लिए तो क्लोथिंग के लिए होगा, शेल्टर के लिए तो शेल्टर क्रॉप्स होगी। Human beings were not only interested in knowing about different kind of organisms and their diversities, but also the relationships among them। ठीक है, जो human beings हैं वो सिर्फ different different organisms को ही नहीं पढ़ते थे, उनकी variety को ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि ये भी देखते थे कि उनके अंदर relationships क्या है। ठीक है, आपस में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, सिस्टेमैटिक्स का मतलब क्या है, जब हम आपस में देखते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे आपस में लिंक्ड है। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, उनका क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिस्टेमैटिक्स। जो सिस्टेमैटिक्स है ये भी कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से, मतलब सिस्टेमा। ठीक है, सिस्टमा से ही क्या आया हमारे पास, सिस्टेमैटिक। सिस्टमा का मतलब क्या है, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट में रखना कि कैसे कैसे वो आपस में रिलेशनशिप है उनके, उसके अकॉर्डिंग रखना। लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो लीनियस थे उन्होंने सिस्टेमा नेचुरा इसी के बेसिस पे अपनी पब्लिकेशन का नाम भी रखा था।
The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. ठीक है, पहले जो सिस्टमैटिक्स थी वो इनिशियली क्या थी कि आपस में ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है उसको हम क्या बोल रहे थे, सिस्टमैटिक्स। उसके बाद सिस्टमैटिक्स में क्या इंक्लूड हो गया, ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये तीनों क्या थे, टेक्सोनमी के। तो सिस्टमैटिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, और इन शॉर्ट टेक्सोनमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशन। ठीक है, टेक्सोनमी क्या था, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके, करेक्टराइज करके, आइडेंटिफाई करके हम उनको क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रख रहे थे, दैट वाज टेक्सोनमी। अब उसके साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, जो दो डिफरेंट टेक्सा है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में कैसे रिलेटेड है, जब हम टेक्सोनमी के साथ उस चीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं, दैट बिकम्स सिस्टमैटिक्स। ठीक है, टेक्सोनमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टेक्सोनमी इज कैटेगराइजेशन, उसके साथ जब हमने रिलेशनशिप देखा कि ये जो टेक्सा है पिछले वाले से कैसे रिलेटेड है, आगे वाले टेक्सा से कैसे रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। अब आ जाते हैं हम टेक्सोनमिक कैटेगरीज पे। ठीक है, जो टेक्सोनमिक कैटेगरीज के हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ टेक्सोनमी। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. अब classification ये नहीं है कि हमने बस एक ऑर्गेनिज्म को देखा, उसको उठा के एक टेक्सा में डाल दिया। ठीक है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए मल्टीपल स्टेप्स है, हायरार्की है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रैंक्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोनॉमी में हेल्प कर रहा है तो उसको हम क्या डिनोट कर देंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से, और सारी की सारी कैटेगरीज मिलके क्या बना देंगी, टेक्सोनमिक हायरार्की। ठीक है, तो मल्टीपल जो होंगे, लेट से ये लेवल 1 पे एक कैटेगरी है, फिर उसके बाद ये लेवल 2 पे है एक कैटेगरी, फिर लेवल 3 पे है, फिर लेवल 4 पे है, तो ये एक क्या होगी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, एक को हम क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एक कैटेगरी ये है कि ये है कि ये है कि ये। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट है कैटेगरीज, इनको हम क्या बोल देंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन in fact represents a rank is and is commonly called as टेक्सॉन। ठीक है, ये जो एक कैटेगरी है इसको हम क्या बोलते हैं, अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन हमने बोला एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, पहले फर्स्ट में रखेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। अब जैसे हमने क्लास 11 तक पहुंचना था लाइब्रेरी में बुक ढूंढते हुए, तो डायरेक्टली 11 पे जंप तो नहीं कर जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जाएंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रैंक। ठीक है, जो एक टेक्सोनमिक कैटेगरी है उसको क्या बोल देते हैं, रैंक और टेक्सोन। टेक्सा क्या है, प्लूरल टर्म है, उसकी सिंगुलर हम जब एक की बात कर रहे हैं, एक क्या हो जाएगा, टेक्सोन। मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, टेक्सा। टेक्सोनमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप है, एक टेक्सा है, कैटेगरी है हमारे पास, जो क्या शो करती है, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को जिनके पास क्या है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, उनका कॉमन फीचर क्या है, जिनको भी हमने इंसेक्ट्स के अंदर रखा, क्या देख के रखा, जिसके पास भी 3 पेयर्स हैं जॉइंटेड लेग्स के। It means insects are recognizable concrete objects which can be classified. इसका मतलब क्या हो गया, जो इंसेक्ट्स है एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या किया, एक रैंक दे दिया या फिर कैटेगरी दे दी। ठीक है, हमने देखा जिसके पास भी 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स थे वो सारे इंसेक्ट्स हैं। अब इंसेक्ट्स देख लो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कैन यू नेम एनी अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कोई और ग्रुप बता सकते हो। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, जो ग्रुप है वो क्या है, कैटेगरी है, और कैटेगरी ही कोई हमने क्या बोल दिया था, रैंक और टेक्सा।
कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। अब कैटेगरी किसको डिनोट कर रहा है? रैंक को। तो ईच रैंक और टेक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब भी हम क्लासीफाई करते हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? कैटेगरी और टेक्सा। ठीक है, जब भी क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसको हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कैटेगरी किसमें रखते हैं? टेक्सा में। These taxonomic groups या categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. अब ये जो हर taxonomic group है या category है, ये एक अलग अलग biological entity है। सिर्फ ये नहीं है कि morphology देख के aggregate करके, ठीक है, हमने देखा ना, जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके सेल स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। सिर्फ ये नहीं मॉर्फोलॉजी देख के उनको एग्रीगेट कर दिया, मतलब इकट्ठे करके रख दिया हमने। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories. ठीक है, जब हमने सारे organisms को पढ़ा, taxonomy की स्टडी की, तो उसके कारण हमने कुछ common categories बना दी हैं, such as kingdom, phylum और division. ठीक है, plants के केस में division बोलते हैं, animals के लिए हम उसको phylum बोलते हैं, class, order, family, genus and species. ठीक है, all organisms including those in plant and animal kingdoms have species as the lowest category. तो taxonomical studies के लिए हमने ये कुछ हमारी क्या कर दी? कैटेगरीज बना दी। तो हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, प्लांट को, एनिमल को, हमेशा हम इन्हीं कैटेगरीज में रखते हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, और इन सब में जो स्पीशीज है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, सबसे नीचे आती है। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? कैटेगरीज तो बना दी, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे किस कैटेगरी में रखना है? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या है कि हमको नॉलेज होनी चाहिए कैरेक्टर्स की उस ऑर्गेनिज्म की जिसको हमने प्लेस करना है। ठीक है, टेक्सोनमी कर रहे हैं ना, अभी हम टेक्सा में रख रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहा था? टेक्सोनमी। तो उसके लिए बताया था सबसे फर्स्ट क्या था? कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे बेसिक हमारे पास क्या है? हमने उसके कैरेक्टर्स देखने, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कैरेक्टर्स देखेंगे फिर मुझे पता चलेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, किससे सिमिलर है, किससे डिससिमिलर है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आ गया ना हमारा फिर अब आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लो मैंने कैरेक्टर्स देखे, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, मैंने कैरेक्टर क्या देखा कि उसके पास 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स है। अब इससे मुझे पता चल गया वो किससे सिमिलर है? इंसेक्ट से। ठीक है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उससे डिससिमिलर है, तो वो मुझे हेल्प कर रहा है उसके आइडेंटिफिकेशन में। तो फिर हम क्या करेंगे? उसको कहाँ पे क्लासीफाई कर देंगे? इंसेक्ट्स के अंदर। और लास्ट क्या आ जाएगा? फिर हम उसका नेम दे देंगे। ठीक है, यही 4 बेसिक स्टेप्स थे इन टेक्सोनमी। पहले हमने कैरेक्टर्स पढ़े, हमने कैरेक्टर देखा, देखने के बाद मैंने उसमें क्या देखा? कैरेक्टर, उसके पास क्या है? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। वो देखने से मुझे आइडेंटिफिकेशन होगी, मुझे पता चल गया उसकी सिमिलैरिटीज किससे हैं, डिससिमिलैरिटीज किससे हैं। उसके कारण मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया, कहाँ पे रख दिया? उसको इंसेक्ट्स में। फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सबसे फर्स्ट स्टेप पे, सबसे जो लोएस्ट है, दैट इज स्पीशीज। ठीक है, टेक्सोनमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। सबसे फर्स्ट में हमने जो स्पीशीज की डेफिनेशन देखी थी वो क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर स्पीशीज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, स्पीशीज क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं, हम एक स्पीशीज बनाते हैं, दैट इज होमो सेपियंस। तो ह्यूमंस जो एक स्पीशीज है वो क्या है? सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सिमिलर है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सिमिलैरिटीज है वो मैक्सिमम होंगी, उसको हम क्या बोल देंगे? स्पीशीज। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. ठीक है, जो एक species है, हमें दूसरी species को कैसे different करते हैं? morphological differences के basis पे। ठीक है, let us consider Manzifera indica, Solanum tuberosum, Panthera leo। अब जो ये क्या है तीनों एग्जाम्पल, साइंटिफिक नेम्स है,
इंडिका इसकी स्पीशीज है, ट्यूबरोसम इसकी स्पीशीज है, लियो इसकी स्पीशीज है. मैंजीफेरा इंडिका इज पोटैटो एंड पैंथेरा लियो इज लोइन. ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो तीनों क्या शो कर रहे हैं हमें? स्पेसिफिक एपिथेट्स. ठीक है, नॉमेनक्लेचर में किया था ना, जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो नेम्स का होता है, और जो फर्स्ट वर्ड है वो मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनरा को. एंड रिप्रेजेंट्स अनदर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी. ठीक है, जेनरा एक टेक्सॉनमिक कैटेगरी है, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज हमारे पास एक टेक्सॉनमिक कैटेगरी है. Each genus may have one or more than one specific epithet, representing different organisms but having morphological similarities. अब हो सकता है जो एक जीनस है, it could have more than one species. ठीक है, इसके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं, लेकिन वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनके पास डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं पे. ठीक है, जीनस के अंदर है, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज हैं, वो एक ही जीनस में क्यों है? क्योंकि उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस. एक है हमारे पास पैंथेरा लियो एंड एक है हमारे पास पैंथेरा टिग्रिस. पैंथेरा लियो क्या था? दैट इज लायन. ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस क्या हो गया? टाइगर. अब जो पैंथेरा है वो है जीनस. ठीक है, पैंथेरा क्या है? जीनस. अब इस जीनस में दो स्पीशीज हैं, एक लियो है, एक टाइगर है. ठीक है, सिमिलरली सोलेनम एक जीनस है जिसमें दो स्पीशीज है, एक नाइग्रम है और एक मेलंजना है. ठीक है, मेलंजना क्या होता है? ब्रिंजल. और सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता था? पोटैटो. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमियो. The scientific name thus for human beings is written as Homo sapiens. हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? Homo sapiens. Sapiens species और Homo क्या है? जीनस. तो हो सकता है एक जीनस में more than one species हो, उनके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज है. नेक्स्ट इज जीनस. अब जीनस क्या है? इट कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. जो डिफरेंट स्पीशीज आपस में रिलेटेड है उनको हम सेम जीनस के अंदर प्लेस कर देते हैं, विच इज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. ठीक है, दूसरे जेनरा से इन स्पीशीज के जो करेक्टर्स हैं वो ज्यादा कॉमन होंगे, इसीलिए उनको हमने सेम जीनस में रखा है. वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. जो स्पीशीज आपस में रिलेटेड होंगी उनको हम क्या करते हैं? सेम जीनस के अंदर प्लेस कर देते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं. ठीक है, पोटैटो की स्पीशीज क्या है हमारे पास? ट्यूबरोसम. ब्रिंजल की स्पीशीज क्या है? मेलंजना. बट दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, सोलेनम. सिमिलरली लायन पैंथेरा लियो एंड लेपर्ड पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस with several common features are all species of genus Panthera. ठीक है, अगर हम स्पीशीज लेवल पे जाएं तो ये डिफरेंट है, लियो है, पार्डस है, टिग्रिस है. लेकिन अगर मैं जीनस लेवल पे चली जाऊं, इनमें सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन फीचर्स होंगे, इसीलिए तो इनको सेम जीनस में रख रहे हैं. ठीक है, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस. ठीक है, अब ये जो एक जीनस है पैंथेरा, एक जीनस है फेलिस. ठीक है, ये दोनों आपस में डिफरेंट है. इसके अंदर कैट्स आ रही हैं, उसके अंदर लॉयन एंड टाइगर्स आ रहे हैं. तो ये दोनों आपस में ज्यादा रिलेटेड है ना, लॉयन एंड टाइगर्स एज कंपेयर टू कैट्स. इसीलिए जो लॉयन एंड टाइगर्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? इस जीनस में रख रहे हैं. ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर प्लेस्ड इन वन जीनस. ठीक है, एज कंपेयर टू दिस जीनस. नेक्स्ट इज फैमिली. नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? फैमिली. फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. अब जो जीनस आपस में सेम होंगे, ठीक है, with less number of similarities as compared to genus and species, उनको हम कहाँ पे रखेंगे? फैमिली में. ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कहाँ पे थी? जीनस में. अब क्लोजली रिलेटेड जेनरा कहाँ पे? फैमिली में. मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज किस में थी? स्पीशीज में. उसके बाद जीनस में गए, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज कम होगी. अब फैमिली में जा रहे हैं और ज्यादा सिमिलैरिटीज जो है कम हो जाएंगी. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ
वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनकी जो फैमिलीज हैं वो किसके बेसिस पे करेक्टराइज हुई, किस बेसिस पे फैमिलीज बनाई, उनके वेजिटेटिव करेक्टर्स भी दे। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा, ठीक है, लेट्स से एक है सोलेनम, सेकंड इज पिटूनिया एंड थर्ड इज दतूरा। इन तीनों डिफरेंट जीनस को हमने एक कॉमन फैमिली में रखा है, दैट इज सोलोनेसी। ठीक है, जीनस डिफरेंट है लेकिन इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी कहीं ना कहीं पे, इसीलिए हमने क्या किया, इनको इस फैमिली में रख दिया, दैट इज नोन एज सोलोनेसी। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, पैंथरा था जिसमें क्या आ रहे थे, लायन एंड टाइगर, और जो हमारे पास फेलिस जीनस था, ठीक है, जो कैट्स का था, उनको हमने सेम फैमिली में रख दिया, इन दोनों जीनस को सेम फैमिली में रख दिया, दैट इज फेलिडी। ठीक है, इसी अब ऐसे ही अगर हम कैट के फीचर्स देखें और डॉग के फीचर्स देखें तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, इसीलिए उनको डिफरेंट फैमिलीज में रख दिया। कैट की फैमिली क्या होगी, फेलिडी, और डॉग की फैमिली क्या होगी, कैनिडी। ठीक है, अब याद यहाँ पे क्या रखना है बच्चों, जब हम लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारी सिमिलैरिटीज हैं वो कम होंगी। ठीक है, जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम होंगी। लोअर रैंक क्या थी, स्पीशीज, और सबसे हायर रैंक क्या है यहाँ पे, किंगडम। तो मैक्सिमम करेक्टर्स किसमें सिमिलर होंगे, स्पीशीज में, और मैक्सिमम डिससिमिलर करेक्टर्स किसमें होंगे, किंगडम में। ठीक है, स्पीशीज से जीनस में गए तो थोड़े से करेक्टर्स कम सिमिलर हैं, उससे हम फैमिली में आए तो जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज थी वो और कम होंगी, से जब हम ऑर्डर में जा रहे हैं तो जो सिमिलैरिटीज हैं और ज्यादा कम होंगी। ठीक है, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज, you have seen earlier that categories, species, genus and families are based on a number of similar characters। ठीक है, ये जो डिफरेंट हम टेक्सा बना रहे हैं, स्पीशीज है, जीनस है, फैमिलीज है, ये सब किसके कारण बना, जिनके पास सिमिलर करेक्टर्स है एक स्पीशीज में रख दिया, फिर सिमिलर करेक्टर्स है जीनस में रख दिया, उससे कम सिमिलर करेक्टर्स है तो फैमिली में रख दिया। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स। अब जो ऑर्डर है या फिर इससे ऊपर जो हायर टेक्सोनमिक कैटेगरीज हैं उनको किसके बेस पे रखते हैं, एग्रीगेट ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर दिया, झुंड। ठीक है, करेक्टर्स के एग्रीगेट के बेसिस पे रख रहे हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या है, मल्टीपल फैमिलीज को इकट्ठा करके रख देंगे जो क्या करेंगे, फ्यू सिमिलर करेक्टर्स दिखाएंगे। ठीक है, वही चीज है जब हम लोअर से हायर रैंक की तरफ जा रहे हैं तो जो सिमिलर करेक्टर्स हैं वो कम होते जाएंगे। द सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा। ठीक है, जीनस से बहुत कम है, जो किसमें इंक्लूडेड थी, फैमिलीज में। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलोनेसी, इन दोनों को हमने एक ऑर्डर में रख दिया, दैट इज पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर। उनके फ्लोरल करेक्टर देखें तो ये जो दोनों फैमिलीज थी उनको किसमें रख दिया हमने, एक ऑर्डर में, पॉलीमोनियल्स। जो एनिमल ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें फेलिडी भी आ गई और कैनिडी भी आ गई। फैमिली थी कैट्स की, कैनिडी किसकी फैमिली थी, डॉग्स की। ठीक है, तो इनके सिमिलर फैमिलीज को कहाँ पे रख दिया हमने, ऑर्डर में। नेक्स्ट इज, अब जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, जो आपस में सिमिलर ऑर्डर्स होंगे, उसको किस में रखेंगे हम, क्लास में। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा। ठीक है, एक ऑर्डर है प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सारे आ रहे हैं, उसको किस क्लास में रख दिया, मेमेलिया में। उसी के साथ एक ऑर्डर है कार्निवोरा, ठीक है, जिसमें टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स आ रहे हैं। क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास थी उसके अंदर क्या किया, रिलेटेड ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर प्राइमेटा है और जो ऑर्डर कार्निवोरा है, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज थी तो इनको हमने किस में रख दिया, मैमल्स में। ठीक है, जो मंकीज हैं उनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, डॉग्स के पास भी हैं, कैट्स के पास भी हैं, गोरिल्ला के पास भी हैं, इसीलिए इस करेक्टर के बेस पे हमने किस में रख दिया, मैमल्स के अंदर। इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज फाइलम। अब जो क्लासेस हैं, सिमिलर क्लासेस होंगी, उनको हम किस में रख देंगे, फाइलम में। प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं उनको, डिवीजन। ठीक है, जो एनिमल्स हैं उनको हम किस में रखते हैं, फाइलम में, और प्लांट्स को किस में रखते हैं हम, डिवीजन में। लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स।
उन सबको मिलके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज फाइलम। नेक्स्ट इज किंगडम। अब जितने भी एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फाइला को बिलोंग करते हैं उनको सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, किंगडम एनिमिलिया में क्या है, जितने भी एनिमल्स होंगे उसको रख देंगे। किंगडम प्लांटी में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के, उनको रख देंगे। ठीक है, डिवीजन टर्म किसके लिए यूज हो रही है, फॉर प्लांट्स, और फाइलम टर्म किसके लिए यूज होती है, एनिमल्स। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी में डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन रख दी प्लांट्स की, किंगडम एनिमिलिया में हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स प्लेस कर दिए ऑफ एनिमल्स। Henceforth we will refer to these two groups as plant and animal kingdoms। एक एनिमल किंगडम हो जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो टेक्सोनमिक कैटेगरीज हैं फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में शो किया। असेंडिंग मतलब क्या होगा, छोटे से बड़ा। ठीक है, जो स्पीशीज है इट इज द लोवेस्ट कैटेगरी और जो किंगडम है इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। These are broad categories। broad मतलब मेजर मेजर कैटेगरीज है। अब टेक्सोनमीज ने इनके अंदर भी सब कैटेगरीज बनाई हुई है। किंगडम के अंदर सब किंगडम हो सकता है, स्पीशीज के अंदर सब स्पीशीज हो सकती है, ऑर्डर के अंदर सब ऑर्डर, फैमिली के अंदर सब फैमिली। ठीक है, इनके अंदर भी फर्दर सब कैटेगरीज हो सकती हैं और इजीली प्लेस करने के लिए टेक्सा को। लुक एट द हायरार्की, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, अब जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये याद रखना है, जो करेक्टर्स हैं जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो सिमिलर करेक्टर्स हैं दे विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, जब किंगडम से हम स्पीशीज की तरफ जा रहे हैं तो जो कॉमन करेक्टर्स हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, दे विल डिक्रीज, कम हो जाएंगी। लोअर द टेक्सा, जितना छोटा टेक्सा होगा उतने ज्यादा करेक्टर सिमिलर होंगे within the taxon। higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level। जैसे जैसे टेक्सा बढ़ेगा, जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ेगी, उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज है वो कम होंगी, तो हमें उनका जो रिलेशनशिप है आपस में ढूंढना, डिटर्मिन करना मुश्किल होगा। Hence the problem of classification becomes more complex। तो जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हमने बच्चों ये जो कैटेगरीज हैं, जो टेक्सोनमिक हायरार्की है, इसको इसी तरह से याद करनी है। ठीक है, विराट कोहली का तो सबको पता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड के ऊपर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो उसी से हमारे पास एक ट्रिक है याद करने की। विराट कोहली क्या करते हैं, कोहली प्लेस क्रिकेट। कहाँ खेलते हैं क्रिकेट वो, ऑन फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, जो फ्लैट ग्राउंड सरफेस होगा उसके ऊपर जो विराट कोहली है वो क्या करते हैं, क्रिकेट प्ले करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की। इस सीक्वेंस में ही हमने याद करनी है हमारी टेक्सोनमिक कैटेगरीज। ठीक है, कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, तो कैसे क्या हो गया, किंगडम, फाइलम, क्रिकेट, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। फाइलम को प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, जो कैटेगरी है किंगडम, दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, और जो स्पीशीज है दैट इज द लोएस्ट रैंक। क्लियर है। अब ये एक लास्ट में टेबल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी पे, इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनका कॉमन नेम दिया है और उनकी टेक्सोनमिक कैटेगरीज दी हैं। जैसे मैन या फिर ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। होमो क्या होगी उसकी जीनस, और फैमिली क्या है, होमिनिडी। ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास इज मैमल, मैमेलिया। ठीक है, और फाइलम क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, मैमेलिया क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर्स है। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, म्यूस्का डोमेस्टिका।
जीनस इज मस्का, फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा और फाइलम क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो की बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस इज मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी हो जाएगी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी और फाइलम क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्मी। सिमिलरली वीट, बायोलॉजिकल नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएस, क्लास मोनोकोटिलिडनी और फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्मी। ये जो चारों एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये हमने याद करनी है, ठीक है। इनकी टेक्सोनमिक कैटेगरीज हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी टेक्सोनमिक कैटेगरी है, कौन सा इनका ऑर्डर है, कौन सी फैमिली है और कौन सी इनकी क्लास है।